सस्ते मोमोज खाकर पेट खराब। मनोज मोमोज का ठेला लगाया करता था। वह बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाया करता था। लोग दूर दूर से उसके पास मोमोज खाने के लिए आया करते थे। मनोज के हाथ के बने हुए मोमोज की तारीफ लोग बहुत किया करते थे। अरे भाई, जरा 2 प्लेट मोमोज लगा दो, और हाँ, 2 प्लेट मोमोज पैक भी कर देना। अरे तुम्हारे हाथ के मोमोज में इतना स्वाद होता है कि क्या ही कहे। बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई मोमोज खाने की बात करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनोज भैया के मोमोज। लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ हाँ भाई साहब, ओके ओके, मैं अभी आपके लिए 2 प्लेट मोमोज लगा देता हूँ और 2 प्लेट पैक भी कर देता हूँ। 1 मिनट। मनोज का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। मनोज 50 के हाफ मोमोज बेचा करता था। ऐसे ही एक दिन मनोज के ठेले के बगल में उसका पड़ोसी सुखराम नाम का आदमी भी मोमोज बेचने का काम करने लग जाता है। वह 100 के हाफ मोमोज बेचता है, लेकिन उसके पास मोमोज की अलग अलग वैरायटी। ऐसे ही कुछ लोग सुखाराम के पास मोमोज खाने के लिए आते हैं। अरे भैया, आपके मोमोज तो बड़े महंगे हैं। बगल में मनोज है जो कि बहुत ही सस्ते मोमोज बेचता है, लेकिन उसके हाथ के मोमोज का टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। आखिर तुम्हारे मोमोज में ऐसा क्या है जो तुम 100 रुपए के हाफ मोमोज बेचते हो? अरे भैया, सस्ते के चक्कर में पड़ोगे ना तो अपना पेट खराब कर बैठोगे। इसीलिए खाना है तो अच्छी क्वालिटी की चीज खाओ। सस्ते में क्या रखा है? सस्ती चीज खाकर अपनी हेल्थ खराब करते हो। बात तो सही है तुम्हारी। चलो ठीक है, जरा 1 प्लेट हमारे लिए भी मोमोज लगा ही दो, देखते हैं तुम्हारा स्वाद कैसा है। सुखराम उस आदमी को मोमोज देता है। आदमी मोमोज खाने के बाद अजीब सा मुंह बनाता है और सुखराम को कहता है, अरे भैया, जितना महंगा तुम्हारा मोमोज का दाम है ना, उतना ही बकवास तुम्हारा स्वाद भी है। अरे पहले मनोज भैया से बनाना सीख लो, उसके बाद मोमोज बनाना और बेचना। बड़े आए मोमोज बनाने वाले। उस आदमी की बात सुनकर सुखराम को बहुत गुस्सा आता है और वे उसे वहाँ से भगा देता है। ऐसे ही रात को मनोज अपना ठेला उठाकर घर जाता है। उस दिन मनोज की बहुत अच्छी बिक्री हुई थी। वे अपनी पत्नी सीमा को मोमोज के सारे पैसे देते हुए कहता है, ये लो सीमा, तुम्हारी मेहनत सफल हुई। तुम बहुत अच्छा मोमोज बनाती हो। सभी लोगों को ये मोमोज पसंद आता है, और मैं तो सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा और अलग अलग तरीके का मोमोज बनाया जाए, जैसे कि पनीर मोमोज, नॉनवेज मोमोज, कबाबी मोमोज, तंदूरी मोमोज, ये भी बना सकते हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे और भी मोमोज बनाकर आपको दूंगी, आप उसे भी बेचना। वैसे आज बहुत अच्छी कमाई हुई है मेरी। आज क्या, भगवान की कृपा से रोज ही मेरी अच्छी कमाई हो रही है। इस मोमोज से आज मेरे ठेले के बगल में ना अब हमारा पड़ोसी सुखाराम भी ठेला लगाता है, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे मोमोज बेचता है, लेकिन उसके बड़े महंगे होते हैं। न जाने क्या है उसके मोमोज में जो इतना महंगा मोमोज बेच रहा है वो। अरे आप दुकानदारी छोड़ो, जिससे जो करना है करने दो, आप बस अपने काम के ऊपर ध्यान दो। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। खैर, मुझे क्या करना है उससे, जो करना है करने दो। तो वहीं दूसरी तरफ सुखराम अपनी पत्नी रीमा पर गुस्सा करते हुए कहता है, अरे मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। एक तो दिन रात मेहनत करो, ऊपर से कोई कमाई नहीं हो पाती मेरी। ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। अगर तू बढ़िया मोमोज बना लेती तो शायद ये सब नहीं होता। कुछ आता जाता है नहीं। अरे तो मैं क्या करूँ इसमें? मुझे जैसा मोमोज बनाना आएगा वैसा ही बनाऊंगी ना। अब मैं कोई चाइनीज तो नहीं हूँ ना, जो चाइनीज आइटम एकदम अच्छे से बना पाऊँ। अरे उस मनोज की लुगाई से कुछ सीख ना। इतना स्वादिष्ट मोमोज बनाती है कि दूर दूर से लोग उसके हाथ के मोमोज खाने के लिए यहाँ तक आते हैं, और हम दोनों का ठेला बस आस पास ही लगा हुआ था, लेकिन ज्यादातर ग्राहक बस उसी के पास जा रहे थे। अरे तो एक काम करो, अपने मोमोज का रेट और सस्ता कर दो। इतना महंगा मोमोज बेचोगे तो कोई भी नहीं आएगा, समझे? अरे तू तो रहने दे, मुझे कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। जब तक ये मनोज का ठेला मेरे बगल में रहेगा ना, तो तब तक हमारी बिक्री होने वाली है और ना ही हमारा धंधा बढ़ेगा। हाँ, इसका ठेला ही हटाना पड़ेगा वहाँ से। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए हमें कोई बढ़िया सा योजना बनाना पड़ेगा।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुखराम अब बार बार मनोज को देखकर जल रहा था। वे किसी भी हाल में मनोज का ठेला वहाँ से हटाना चाहता था। ऐसे ही एक दिन सुखराम बड़े ही प्यार से मनोज के पास जाता है और उससे बातचीत करते हुए कहता है, वैसे मनोज भैया, आपके मोमोज में ना सच में बहुत गजब का स्वाद होता है और हर कोई आपके हाथ के बने हुए मोमोज की तारीफ करता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे गांव में कोई तो है जो इतना स्वादिष्ट मोमोज बनाता है कि लोग दूर दूर से उसके हाथ के बने मोमोज खाने आते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो, ये तो अच्छी बात है कि लोगों को हमारे हाथ का बना हुआ मोमोज तो पसंद आ रहा है। वैसे मनोज, बनाता कौन है आपके घर में? आप बनाते हो या फिर भाभी? अरे भाई, मुझे कहाँ आता है, ये सब तो मेरी बीवी बनाती है और क्या। सच में भाभी तो बहुत ही ज्यादा गुणी है। अच्छा भैया, आप जरा मेरा ठेला देखना, मैं जरा बाथरूम करके आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ, मैं तुम्हारा ठेला देख लूंगा। अगर कोई ग्राहक आएगा तो मैं उसे मोमोज भी खिला दूंगा। जाओ जाओ। इतना बोलकर सुखराम वहाँ से चला जाता है। मनोज अपना और सुखराम दोनों का ठेला देख रहा था। थोड़ी देर में कुछ आदमी सुखराम के ठेले पर आते हैं और भीड़ जमा कर लेते हैं। मनोज सुखराम के बने हुए मोमोज उन आदमियों को खिलाने लगता है। इसी बीच सुखराम मौका देखकर मनोज के ठेले के सारे मोमोज में पेट खराब करने वाली दवाई मिला देता है। पूरी चटनी में जमाल घोटा मिला देता है। थोड़ी देर बाद मनोज अपने ठेले पर और सुखराम अपने ठेले पर आ जाता है। अचानक से सुखराम के ठेले पर आए हुए आदमी, जो कि सुखराम ने ही भेजे हुए थे, वो चले जाते हैं और थोड़ी देर में मनोज के ठेले पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और लोग मनोज से मोमोज खरीद कर खा रहे थे। ऐसे ही अगले दिन कुछ लोग गुस्से में मनोज के ठेले पर आते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। शर्म नहीं आती तुझे? ऐसा मोमोज खिलाया कि हमारा पेट खराब हो गया। अरे आखिर तूने क्या मिला दिया अपने इस सस्ते मोमोज में? अरे अरे भाई, ये मेरी रोजी रोटी है, आखिर मैं क्यों ये सब करूंगा? इसी से तो मेरा घर चलता है और मैं क्यों चाहूंगा कि मैं अपने ग्राहक को नाराज करूं? आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वे सभी लोग मनोज के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस मनोज को पकड़ कर ले जाती है। सीमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो किसी भी हाल में अपने पति को रिहा करवाना चाहती थी। मनोज के जाने के बाद सीमा ही मनोज का ठेला लगाकर मोमोज बेचा करती थी। ऐसे ही एक दिन अचानक सीमा की नजर खंबे पर जाती है, जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सीमा इस बारे में पुलिस को बताती है और पुलिस के जरिए सीसीटीवी कैमरा चेक करवाती है। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद साफ साफ पता चल जाता है कि ये सब कुछ काम सुखराम ने किया है मनोज को फंसाने के लिए। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो सुखराम को बहुत बुरी तरह से सब मारते हैं और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। बरसात में गरीब बहू की रसोई। नंदू चंदा से बहुत प्यार करता था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। गांव के सभी लोग उनके प्यार के खिलाफ थे, लेकिन दोनों किसी भी हाल में एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। एक दिन नंदू की माँ अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, बेटा नंदू, चीजों को समझने की कोशिश कर। तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो। एक ही गांव में रहकर उस जनता से शादी करना तो मुश्किल है, क्योंकि एक ही गांव के रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे को भाई बहन या फिर किसी और रिश्ते से जानते हैं। इसलिए भूल जाइए सब शादी वादी। करनी है तो दूसरे गांव की लड़की से शादी कर ले। माँ जिसे प्यार होता है उसी से शादी होती है। अब अगर चंदा ऐसी गांव की है तो क्या फर्क पड़ता है। रही बात भाई बहन के रिश्ते की, तो मैंने चंदा को कभी बहन नहीं माना है। बचपन से उसके साथ रहा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ। वो मेरी दोस्त थी। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। अब आप लोग इस रिश्ते को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? बेटा तू बात क्यों नहीं समझता? अरे वे चंदा दिन भर लड़कों के साथ कभी कंचे खेलती है तो कभी कुल्ली ठंडा। वो क्या घर संभालेगी? अगर मेरे लिए बहू लाना चाहता है तो कोई संस्कारी लड़की लेकर आना जो मेरे घर को संभाल सके। जीवन में कोई भी अच्छी बुरी परिस्थिति आए तो उस समय वह हमारे साथ रहे। ये चंदा तो शक्ल से ही किसी काम की नहीं लगती है। क्योंकि आप चंदा को अच्छे से जानती नहीं हो। मैं चंदा के साथ बचपन से रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि चंदा हमारे घर के लिए बिल्कुल सही है। वो घर और परिवार दोनों को अच्छे से संभाल लेगी। नंदू की माँ को घर के कामकाज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी।
खुद की बढ़ती उम्र को देखते हुए नंदू की माँ गांव के सरपंच से नंदू और चंदा की शादी की बात करती है। सारी बातें सुनने और समझने के बाद सरपंच दोनों की शादी की रजामंदी दे देते हैं, जिससे गांव का कोई भी आदमी चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद चंदा बखूबी अपनी ससुराल की जिम्मेदारी संभाल ही लेती है। ऐसे ही एक दिन चंदा रसोई में खाना बना रही थी, वो भी नीचे बैठकर रोटी बेल रही थी। अचानक से रसोई की छत टपकने लगती है। तभी चंदा अपनी सास को इस बारे में बताती है। अरे माँ जी देखिए ना, रसोई की छत टपक रही है। रोटी बनाने में मुझे परेशानी हो रही है। अभी तो बारिश नहीं आ रही है, फिर भी ये सब क्या हो रहा है? 2 दिन पहले बारिश आई थी ना, इसलिए रसोई की छत पर थोड़ा पानी बच गया होगा, इसलिए छत टपक रही है। अब बारिश के दिनों में ये सारी दिक्कतें तो होगी ना। चुपचाप जाकर किसी तरह से रोटी बना, बहुत भूख लग रही है। माँ जी अभी तो जैसे तैसे मैं रोटी बना दूंगी, लेकिन जो छत टपक रही है उसका तो कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मान लो बारिश बहुत ज्यादा होने लगी, फिर ऐसे में तो छत की मरम्मत कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तू दहेज में कोई खास माल पानी लेकर आई है जो मैं छत की मरम्मत भी करवाऊं और तुझे खाना भी खिलाऊं? जैसा हमारा घर है उसी में तुझे गुजारा करना पड़ेगा। बहुत भूत चढ़ा हुआ है ना प्यार का, और अब भुगत। अरे माँ जी इस घर में मैं अकेली थोड़ी ना रहती हूँ, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी तो परेशानी होगी ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि छत की मरम्मत करवा दो, छत पर पन्नी बिछवा दो, ताकि बारिश आए तो हमें उससे थोड़ी राहत मिले। तेरा काम है घर का काम करना, कहाँ मरम्मत करानी है कहाँ क्या करवाना है वह मेरी जिम्मेदारी है, चुपचाप काम कर। बेचारी चंदा चुपचाप अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। चंदा की रसोई बहुत बुरी तरह से टपक रही थी, हर तरफ पानी ही पानी था। चंदा को खाना बनाने में बहुत परेशानी हो रही थी। वह फिर से अपनी सास के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है, जिसके बाद उसकी सास उसकी बात को अनसुना करते हुए कहती है, अगर रसोई में पानी भर गया है तो क्या रसोई में खाना नहीं बनेगा? अब तू कैसे बनाएगी वो तेरे ऊपर है। माँ जी आप ही बताओ मैं खाना कैसे बनाऊं, पूरी रसोई में पानी भर चुका है, मैं पानी में खड़ी होकर कैसे खाना बना पाऊंगी? ये तो बहुत मुश्किल है। अरे तू क्या चाहती है कि तेरी जगह में मैं जाकर खाना बनाऊं? अगर तेरी यही इच्छा है तो मुझे साफ साफ बोल दे, मैं नंदू को इस बारे में बोल देती हूँ, क्योंकि तू तो नंदू की पसंद है ना। माँ जी अब कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही है, छोड़ो आप, मैं जैसे तैसे खाना बना लूंगी। बेचारी चंदा पानी में खड़ी होकर खाना बना रही थी। उस बारिश के पानी में अनेक प्रकार की बीमारी वाले मच्छर पनप रहे थे और चंदा उसी पानी में खड़ी होकर खाना बना रही थी। 2 से 3 घंटे तक वह उसी पानी में थी और इस दौरान उसे बीमारी वाले मच्छरों ने पूरी तरह काट लिया था, जिसके बाद चंदा की तबीयत खराब हो जाती है। नंदू चंदा को पास के अस्पताल लेकर जा रहा था, जहां उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी आ जाती है। डॉक्टर चंदा को हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लेते हैं। उस दिन तक चंदा हॉस्पिटल में थी और इस दौरान चंदा की सास को घर और रसोई दोनों अकेले ही संभालनी पड़ रही थी। हे भगवान, मेरे बस की नहीं है इस रसोई में खाना बनाना, क्योंकि इस रसोई में तो सच में बहुत गंदे गंदे मच्छर पनप रहे हैं। चंदा तो बीमार ही पड़ गई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी बीमार पड़ जाऊं। सही कहा था चंदा ने, अगर समय रहते मैंने उसकी बात सुन ली होती तो शायद उसकी तबीयत इतनी खराब नहीं हुई होती। बेचारी मुझसे बिना लड़ाई झगड़ा किए मेरी बात का उल्टा जवाब देने के बजाय मेरी बात को माना उसने, और उस पानी में घंटों खड़े होकर खाना बनाती रही। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे अपने बेटे नंदू से कहकर घर की पूरी छत बनवा देती है, ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आए। रसोई का पानी भी अब धीरे धीरे सूख जाता है। जब बारिश आने के बाद घर में पानी नहीं आता तो ऐसे ही कुछ दिन बाद चंदा भी हॉस्पिटल से घर आ जाती है। हॉस्पिटल से घर आने के बाद उसकी सास उससे माफी मांगती है और उससे कहती है, देख चंदा, तू चाहती थी ना कि मैं छत की मरम्मत करवाऊं, तो देख मैंने मरम्मत करवा ली है। बस पछतावा इस बात का है कि समय रहते नहीं कराया। अगर समय रहते करवा लेती तो शायद तेरी तबीयत इतनी खराब नहीं होती। सच में मुझे आज ना बहुत पछतावा हो रहा है अपने किए पर।
तो मुझसे हमेशा कहती रही कि माँ जी छत की मरम्मत करवा लो, लेकिन मैं तेरी एक बात नहीं सुनी, सारी बातों को अनसुना कर गई। कोई बात नहीं माँ जी, देर से सही अगर आपको चीजें समझ आ गई वही बहुत है। बारिश आना, आंधी तूफान आना, ये सब हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे तो हम कर सकते हैं ना माँ जी। उसे करने में लापरवाही कभी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से दोनों सास बहू मिलकर आपस में गले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को माफ करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती हैं।